एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फिजिक्स का मॉक टेस्ट दिया है 25 क्वेश्चन का, वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। उसी पैटर्न पे बेस्ड ये अनदर सेट है जिसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आपको ये मॉक टेस्ट की तरह देना है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एकदम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और बिफोर वी बिगिन आई वुड सजेस्ट कि जितने भी मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या पॉइंट बताऊँ उनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस का है। यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था द्विक स्लिट। तो उसमें स्लिटों के बीच की दूरी अगर हम 3 गुनी कर दें तो फ्रिंज विड्थ कितने गुनी हो जाएगी। तो देखो सिंपली आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रिंज चौड़ाई का, जो होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और इन टर्म का पता होना चाहिए कि स्मॉल डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है। फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपका गलत नहीं होगा। तो याद रखना कि जो कैपिटल डी होता है वो पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी होती है, और जो स्मॉल डी होता है इस फॉर्मूले में वो स्लिटों के आपस में बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो अब आप इजीली कर सकते हो क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रिंज चौड़ाई जो है वो स्लिटों के बीच की दूरी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्लिटों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल डी को 3 गुना किया गया है। अब ये अगर 3 गुना किया गया है और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये 1/3 गुना हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो रही इस क्वेश्चन की बात। अब मैं आपको और एडिशनल बता दूं कि क्या कहता है कि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि पूरा सपोज जो फ्रिंज विड्थ है वो आपको दे देगा 0.4 mm, इतने फ्रिंज की चौड़ाई है। वो कहेगा एक द्रव है बीकर में भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसमें अगर पूरे सिस्टम को हम डुबो दें तो फिर उसके बाद फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, आपको ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी फ्रिंज चौड़ाई दी जाए, एक द्रव दिया जाए, उसमें डुबोएं और उसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए, तो फिर जो फाइनली जो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी वो आपकी जो गिवन रहेगी उसमें अगर हम इसका डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो वो आंसर आ जाएगा। तो इससे कितना आ जाएगा, 0.3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो भी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रिंज चौड़ाई के आजकल यूजुअली पूछे जाते हैं ग्रुप एक्स एग्जाम में, तो आप याद रखना। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको कंसीडर नहीं करना, इसको एक्सक्लूड करके आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिया था ताकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिवीजन हो जाए, मतलब आपका एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। क्या है कि क्वेश्चन सिमिलर है, इसमें बस यहाँ पे लैंग्वेज क्या और दे रखी है कि तब तरंग नियत तरंग दैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट है, तथा पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी यानी कि कैपिटल डी भी कांस्टेंट है। तब क्या होगा, यानी कि अब की बार क्या किया गया है कि स्लिटों के अंतराल को आधा किया गया है। अब हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वो डी लैम्डा अपॉन डी है। ऊपर की दोनों चीज़ें उसने दे दिया कि कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट, तो देन ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये आधा किया गया है तो ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आई होप आप अब गलत नहीं करोगे। ठीक है, और ट्रस्ट मी गाइज, इन 25 क्वेश्चंस करने के बाद आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बस आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना, और अगर आपको क्वेश्चंस पे डाउट हो रहा है कि रिलेवेंट है या नहीं, तो आप वीडियो को आगे करके जंप करके क्वेश्चंस देख सकते हो, एक ग्लिम्स देख सकते हो क्वेश्चंस की, उसके बाद आप करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बता दूँ, ये नीट के एग्ज़ाम में आया था, नीट 2018 में आई थिंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि +2 का उसमें भी फिजिक्स आता है और +2 का ग्रुप एक्स और डबल ए नेवी में भी आता है। तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अपकमिंग पेपर में देखने को मिल जाए। तो बोर मैग्नेट्रॉन का अगर आपसे पूछता है फॉर्मूला, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो कहेगा मिनिमम बोर मैग्नेट्रॉन क्या है, आपको कुछ डेटा देगा नीचे। तो याद रखना, पहले मैं बता दूं, इसका जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है EH/4πm, जहाँ पे ई की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें मिनिमम के लिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और एच होता है प्लांक कांस्टेंट, सबको पता होगा 6.67 गुणा 10⁻34। ये जितने भी कांस्टेंट होते हैं इनके वैल्यू याद होना चाहिए। एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31। जब ये सारी वैल्यूज़ आप रखोगे तो जो बोर मैग्नेट्रॉन होता है उसका जो मिनिमम वैल्यू आता है वो आता है 9.27 गुणा 10⁻24 होता है आई थिंक। देख लेना आप, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आघूर्ण की तरह वर्क करता है। तो कई बार इसका मात्रक भी याद रखना, एम्पियर मीटर स्क्वायर बोर मैग्नेट्रॉन का। और ये वैल्यू भी, अब ये मिनिमम क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमने 1 रखा, ये वैल्यू रख दी तो ये मिनिमम के लिए निकलता है। वैसे आप ये फॉर्मूला याद रखो, सफिशियंट है। क्या होता है EH/4πm, एक फैक्ट है जिसको आप सीधा याद रख सकते हो। एक जैसे पूछा जाता है 1 mu, उसका मान किलोग्राम में कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि बोर मैग्नेट्रॉन का मिनिमम मान कितना होता है। तो मैंने आपको बताया अभी कितना होता है, 9.27 गुणा 10⁻24।
इस क्वेश्चन के बारे में आप गूगल कर सकते हो कि अगर ये आए हुए क्वेश्चंस हैं या नहीं। किसी ना किसी एग्जाम में जिसमें भी फिजिक्स आती है, उन सारे ही अपकमिंग जितने भी प्रीवियसली एग्जाम हुए हैं, उन्हीं के ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो मुझे लगे कि रेलेवेंट है आपके लेवल के लिए। क्योंकि जो एयरफोर्स का डोमेन है वो कहीं ना कहीं नीट के डोमेन से थोड़ा कम ही है, यानी कि लेवल कम रहता है फिजिक्स का, उतना टफ नहीं रहता है। तो जो इन सारे एग्जाम्स के जो मुझे लोअर क्वेश्चन लगते हैं जो एयरफोर्स के डोमेन में आते हैं वही मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से आपको इन पे पकड़ बनानी है, इन मॉक टेस्ट को अच्छे से देना है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ों का देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इनमें कन्फ्यूजन क्या है कि कई बार क्या होता है कि कैडमियम की छड़ों को आप लोग रिलेट करने लगते हो D2O से या ग्रेफाइट से। तो आप याद रखना दोनों ही क्वेश्चन मैंने साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में जो कैडमियम की छड़ें होती हैं उनका काम होता है एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका अवशोषण करना, ठीक है। यानी कि 4th का तो डी होगा, लेकिन अगर कभी भी ग्रेफाइट का वर्क पूछे या D2O यानी कि भारी जल का वर्क पूछे तो ये मॉडरेट मीडियो क्या कहते हैं, मंदक, न्यूट्रॉन को मंदक का वर्क करते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूट्रॉन्स का वेग घटाने में। तो दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो मैंने बता दिया। अब आप ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, सावन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना का क्या मतलब, इस घटना के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? स्कैटरिंग है या इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है, इस क्या है? तो आप याद रखना कि इसका रीज़न हो जाएगा व्यतिकरण। अगर जो बुलबुला है वो चमक रंगीन दिखाई देता है तो व्यतिकरण हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला है, पानी के अंदर इनसाइड द वाटर जो एयर बबल है वो किस तरह से बिहेव करेगा? तो वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। आप भाषा पे ध्यान देना, व्यवहार करता है पूछे तब तो अवतल लेंस हो जाता है, लेकिन अगर वो कहे कि पानी का बुलबुला, हवा का बुलबुला पानी के अंदर किस तरह से प्रतीत होता है, सीम्स होता है, एपियर होता है, तब वहाँ पे उत्तल कर देना होगा आपको, ठीक है। अगर बिहेव कहे तब तो आप अवतल करोगे, लेकिन अगर सीम्स, एपियर या प्रतीत कहे तब आप उत्तल लेंस करोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब जैसे प्रकीर्णन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य होता है वो सनराइज से पहले, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के जो टाइम पे वो रेड दिखता है उसका रीजन भी प्रकीर्णन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका अभिदृश्यक तथा नेत्रिका द्वारा बने इमेजेस IO और IE हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इमेजनरी है कौन सा रियल है, या बोथ इमेजनरी है या बोथ रियल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि जो IO यानी कि अभिदृश्यक का इमेज रहेगा वो रियल रहेगा और IE आपका इमेजनरी रहेगा। IE इमेजनरी यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये खगोलीय दूरदर्शी की बात करें, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सही सूक्ष्मदर्शी का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। आप याद रखना एक चीज़ कि अभिदृश्यक और वस्तु के बीच में अगर वाटर भर दें, ठीक है, जल भर दें, तो पूछिएगा उसका रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, यानी कि उसकी विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी। तो याद रखना इंक्रीज हो जाती है वाटर भर देने पर, यानी कि ऑब्जेक्ट और उसके अभिदृश्यक के बीच में अगर जल भर देंगे तो फिर क्या रहेगा कि उसकी रिजॉल्विंग पावर यानी कि विभेदन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से यही 2-4 पॉइंट याद रखना। एक और मुझे याद आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है, एक प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होती है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है वो 5000 गुना होती है प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की। ये पॉइंट सीधा सीधा पूछा जा सकता है। और वो सारे बेसिक हो गए कि आवर्धन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो आपका आई लेंस की फोकस दूरी को डिक्रीज करके बढ़ाया जा सकता है। रीज़न क्योंकि फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का -4/φ, यानी कि नीचे फी आता है, या 1+φ/d -v/u। फी हमेशा नीचे आता है और जो नीचे आने वाली चीज़ है अगर उसको हम डिक्रीज करेंगे तभी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो FE यानी कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को कम करके मैग्नीफाइंग पावर यानी कि आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये पॉइंट आपको लग रहा है कि अभी मतलब आप केवल जो चीज़ें रिटन है उन पे फोकस मत करना। बिलीव मी गाइस, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें एडिशनल बताता हूँ जो यहाँ पे नोट डाउन नहीं है, उनसे पॉइंट निकल के आएंगे। अब वही है, सारे बच्चे सारे ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक टीचर होता है सभी को 100-200 जितने का बैच लगाता है सबको पढ़ाता है, लेकिन टॉपर कुछ ही बन पाते हैं। रीज़न इज़ क्योंकि वो एक एक पॉइंट पे फोकस, अर्जुन की तरह मतलब आपको डेविएट नहीं होना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके समझना है चीज़ों को, ठीक है। मानव नेत्र है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। अब केवल जैसे 8th क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल दूँ कि कैसे चीज़ों को समझना है आपको,
कि रेटिना आया, सबसे पहले पता होना चाहिए रेटिना क्या है। आई में जो अब आई आया, सबसे पहले आई पता होना चाहिए कि मानव नेत्र जो होता है वो उत्तल होता है कि अवतल होता है। लेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो आई लेंस होता है वो उत्तल होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्ज करता है, तभी तो फोकस बन पाता है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। डाइवर्जिंग नहीं होता है, यानी कि उत्तल। उत्तल को और क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। ये पता होना चाहिए। ठीक, रेटिना जहाँ पे इमेज बनता है। अब कई बार पूछेगा अगर दूरदृष्टि दोष है तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे। निकट दृष्टि दोष है यानी कि मायोपिया है तो रेटिना के आगे बनेगा। ये तो रेटिना हो गया। अब पूछ रहा है कि जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, तो याद रखना कि वो उल्टा होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अब देखो मैं जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 25 क्वेश्चन कराना है, तो आपको टाइम भी मैनेज करना है क्योंकि वही उतना ही टाइम रखना है जितना आप लोग बर्दाश्त कर पाओ। आर त्रिज्या के वृत्तीय सर्कुलर पथ है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश समरूप चाल v से घूम रहा है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो ये फैक्ट याद रखना, EV/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपको, जब किसी भी बुक का आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, तो बहुत सारे लड़कों ने बताया, कहा था कि आप अगले वीडियो में इसको समझा देना, तो मैं समझा दे रहा हूँ। उत्तल लेंस है, उस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। द्रव में डुबोने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसको मैं अच्छे से समझा दूं। आपका ये मैंने एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये आया, ये रे आई और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। ध्यान देना, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बता रहा है? 1.5। अब सपोज ये है, ठीक है, इसको हमने एक जल में डुबो दिया, ये यहाँ पे जल भरा है, ठीक है। चीज़ों को समझना, एक बार समझने पे फोकस करना। अभी क्या है कि अब फोकस यहाँ पे बन रहा है, दूर बन रहा है, फोकल लेंथ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1.5 था, ठीक है। और नीचे वाले का उसने कहा है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.3 है। नहीं दिया है तो देगा क्वेश्चन में 1.3। समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो रिजल्टेंट इस वाले केस में होगा, वो क्या होगा? WNG, यानी कि तो वो हो जाएगा 1.5/1.3। तो ये आपका 1.5 से कम ही आएगा जब इसको डिवाइड करो। तो यानी कि आप देख रहे हो कि ये इससे क्या है कि रेयरर बन गया। ये डेंस था और ये रेयरर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम आ रहा है, तो रेयर हो गया तो फोकस दूर बन पा रहा है। तो इसीलिए विरल हो गया माध्यम तो दूर फोकस बन रहा है, इसलिए फोकल लेंथ तो बढ़ जाती है और आपकी मैग्नीफाइंग पावर यानी कि आवर्धन क्षमता डिक्रीज हो जाती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर जो कॉन्केव होता है उसके ये सारे ही एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं, लेकिन आप क्या है कि पीछे की चीज़ें सही से रिवाइज नहीं करते हो, आप नए के पीछे भागते रहते हो। लेकिन कंटेंट इतना है लक्ष्य एयरफोर्स पे कि अगर आप इतना ही डाइजेस्ट कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ, पर्सनली गारंटी ले सकता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से, अगर आपकी इंग्लिश और मैथ पे कमांड अच्छी है तो। लेकिन क्या है कि ये चीज़ों को आप ग्रैप्स ही नहीं कर पा रहे हो। कई बार करा चुका था मैं वो क्वेश्चन। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो इक्वल है, उस स्थान पर नति कोण यानी कि कई इसको नमन कोण भी कहेंगे, तो क्या होगा? तो समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर देखो नति कोण कहे, नमन कोण कहे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो कंडीशन यहाँ पे है उस कंडीशन को उदासीन बिंदु भी कहते हैं। उदासीन बिंदु भी कहते हैं। अगर उदासीन बिंदु पे पूछे कि नति कोण कितना होगा तो 45। अब कैसे? आपको पता है जो होता है, क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल घटक होता है। अब वर्टिकल, अब इन्होंने क्या कहा है कि ऊर्ध्वाधर और दोनों बराबर है, दोनों को कट करेंगे तो 1 मिलेगा। अब एक 10 में 45 का मान होता है तो इसका हो जाएगा A। अब नति कोण की बात करें तो और एक चीज़ याद रखना कि ध्रुवों पर क्या होता है? क्षैतिज घटक आपका, ध्रुवों पर क्षैतिज घटक आपका 0 होता है, नमन कोण 90 होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोल्स पे क्या रहता है कि 90 कॉस थीटा तो 0 होगा, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ लेकिन आप याद नहीं रख पाते हो चीज़ों को। अब इसमें भी एक चीज़ और याद रखना कि बी डायरेक्ट, अगर आपको हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट दे के वी पूछे तो सीधा उनका स्क्वायर करके उनका वर्गमूल ले लेना, तो यहाँ से सीधा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चुंबकशीलता का मात्रक, देखो मात्रक भी अभी नेवी का रिसेंट शायद नेवी या एयरफोर्स की कोई एग्जाम प्रीवियस हुआ था, उसमें पूछा था स्वप्रेरकत्व का मात्रक। तो मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से चुंबकशीलता यानी कि मैग्नेटिक परमेटिविटी, शायद यही कहते हैं इसको, तो इसका मात्रक क्या होगा? तो हेनरी प्रति मीटर। अब मैंने ऑप्शन ऐसे लिखे हैं कि फेराड प्रति मीटर भी याद रखना, ये होता है विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमेटिविटी, यानी कि विद्युतशीलता का मात्रक। हेनरी क्या होता है? इंडक्टेंस, प्रेरकत्व का मात्रक। और फेराड होता है कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक। तो 12वें का आंसर हो जाएगा डी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकशीलता का ये और वैद्युतशीलता का फेराड प्रति मीटर, ठीक है। दोनों ही मात्रक बहुत जरूरी है, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि इंक्रीज होती है। देखो या तो अपचाई ट्रांसफार्मर का पूछेगा या ऊंचाई यानी कि स्टेप अप का पूछेगा। ऊंचाई को इंग्लिश में स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको स्टेप डाउन कहते हैं। स्टेप डाउन की बात करें तो फिर करंट बढ़ेगा, और स्टेप अप की अगर पूछ देता तो वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें याद रखना। अब ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की, ये फैक्ट आप लिख लेना, बहुत ज़रूरी है। अब नंबर ऑफ फेर टर्म्स यानी कि फेरों की संख्या भी इसी तरह से वेरी करती है। क्या कि अगर आपसे कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अपचाई यानी कि स्टेप डाउन में देखें तो नंबर ऑफ फेरे यानी कि प्राइमरी में जो हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं सेकेंडरी से। ये अपचाई की बात, स्टेप डाउन की। लेकिन अगर ऊंचाई यानी कि स्टेप अप की बात करें तो सेकेंडरी में जो फेरे होते हैं वो अधिक होते हैं प्राइमरी के। ये पॉइंट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूछा जा सकता है। और एक रिजल्ट जो कि बहुत ज़रूरी है वो तो आपको पता ही होगा, फिर रिवाइज करा दूँ। आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। ये फेरों की संख्या, वी वोल्टेज और आई करंट में ये रिलेशन है, न्यूमेरिकल कई बार बन जाता है। और ट्रांसफार्मर अगर पूछा जाए किस प्रिंसिपल पे बार वर्क करता है तो वो अन्योन्य प्रेरकत्व पे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के जो सेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस अच्छे हैं कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। एक परिपथ है, एल सी आर के मान दिए गए, एल 1 हेनरी 9 फैरड 3 ओम। ठीक है, एल सी आर सबके मान दिए गए, तो परिपथ में अनुनाद यानी कि रेजोनेंस की स्थिति में क्यू कोफिशिएंट का मान क्या होगा। तो देखो क्यू कोफिशिएंट की सबसे पहले बता दूं कि कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। अब आप याद रखना, रेजोनेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। ठीक है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है, क्यू फैक्टर आजकल मॉडर्न एग्जामों में पूछा जाने लग रहा है फिजिक्स में ये, तो याद रखना। ठीक है, बराबर 1/, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, 3 लिख लिया, अंडर रूट एल इंडक्टेंस 1 हेनरी, ठीक है, सी कैपेसिटेंस 9 फैरड, ठीक है। 1/9 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1/3 बचेगा, और 1/3 पहले से ही था, तो 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गाइस फॉर्मूला याद कर लेना, 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। रेजोनेंस, रेजोनेंस की सिचुएशन वही होती है जैसे कि एक न्यूमेरिकल भी बनता था, जैसे धारतीय प्रतिघात क्या होता है एक्स, प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्ट जो होता है वो होता है एक्स एल बराबर ओमेगा एल, और एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रेजोनेंस पे एक न्यूमेरिकल बनता है जिसमें रेजोनेंस में क्या रहता है, ये दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, यानी कि धारतीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इस फॉर्मूले पे भी कई बार न्यूमेरिकल बनते हैं, तो याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण एल है। ठीक है, यदि उसको क्या कह रहा है, उस पारगम्यता के माध्यम में रख दिया जाए तो स्वप्रेरण क्या हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो कि उसका मल्टीप्लाई हो जाता है स्वप्रेरकत्व में। तो इसका मात्रक स्वप्रेरण का क्या होता है, हेनरी। यही मैं बात कर रहा था कि यही मात्रक पूछा गया है आपके एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम का ये फेवरेट है। नेक्स्ट है, किसी क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में कौन सा वैद्युत चुंबकीय विकिरण देखो प्रयोग में होता है। तो देखो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स हैं उन सारे स्पेक्ट्रम्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि अगर अवरक्त तरंगें आप कहूँ इंफ्रारेड देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर कोहरे में या धुंध में, अगर धुएं में फोटोग्राफी करनी हो, कोहरे में अगर फोटोग्राफी करनी हो तो फिर इंफ्रारेड काम आती हैं। आप पराबैंगनी देखो तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि फाल्स नकली जो करेंसी होती हैं उनको डिटेक्ट करना हो तो पराबैंगनी, या हॉस्पिटल में जो टूल्स होते हैं वो बैक्टीरिया से लेस, उनको बैक्टीरिया फ्री बनाना हो तब भी पराबैंगनी का यूज होता है। इस क्वेश्चन की बात करें क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन को तो फिर एक्स, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक्स रेज। ठीक है, नेविगेशन में जो रडार फेड उनमें सब में माइक्रो, तो ओवम जो खाना बनाते हैं, तो इन सारे स्पेक्ट्रम्स के यूज़ पता होने चाहिए। और एक तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ एक फार्मूला, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एक्स बाई। ये क्या है कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल और अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये इधर से इनकी भेदन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है, आवृत्ति का और वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम है। अब कहे सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव की, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी है, गामा की। ठीक है, आपको 3 दे दे कि अल्ट्रावायलेट दे ले और विजुअल दृश्य दे दे और एक्स दे, उनमें कहीं इनमें 3 में किसकी, तो कंपैरिजन भी करा दे। तो इस तरह से चारों को रीअरेंज करा दे घटते बढ़ते क्रम में, तो वो आप फॉर्मूला जरूर याद रखना, जो टेक्निक्स मैंने बताई थी याद करने की, वो आप जरूर याद करना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यंग के द्विक स्लिट, देखो ये शायद मैं, अच्छा ये क्वेश्चन भी ले लिया है मैंने और इस बता भी चुका हूँ वैसे, कि आपको फ्रेंच चौड़ाई दी जाए
और एक उपकरण पूरे उपकरण को इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो नई फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो नई हो जाएगी लैम्डा डैश जो हो डब्ल्यू डैश वो हो जाएगी वो डब्ल्यू बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऊपर कितना है 0.4, नीचे एन का मान 4/3, 4 से 4 कट जाएगा और 3 ऊपर जाएगा तो 0.3 mm हो जाएगी फ्रिंज चौड़ाई नई। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखो यार, बहुत मेहनत करके मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, देखो एक भी मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ जिससे कुछ नया आपको सीखने को ना मिले। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ये कंटेंट लाने में, डिलीवर करने में। तो आप लोग उसकी केयर नहीं करते हो, फीडबैक नहीं देते हो तो अच्छा नहीं लगता यार। एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, आप शेयर नहीं करो, आपका टाइम जा रहा है, ख़राब हो रहा है, व्हाट्सअप पे जाके शेयर करोगे 2 सेकंड चले जाएंगे, तो चलो आप 2 सेकंड मत ख़राब करो, लेकिन एक माइक्रो पिको सेकंड तो ख़राब कर दो अपना, जो यार लाइक कर दिया करो। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है। पहले तो हमने सोचा था लाइक के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन यार लाइक नहीं करोगे तो आप, यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है मेरा वीडियो नए स्टूडेंट्स को, इसलिए लाइक ज़रूर अभी पॉज करके लाइक कर दो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ गाइज़। 9:1 का रेशियो है इंटेंसिटी दो तरंगों की जो इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात क्या है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सबसे जो पहले जो तीव्रता होती है वो आयाम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कभी भी आपको तीव्रता दी जाए और मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता पूछी जाए तो पहले तो आप आयाम निकालो। तो आयाम अगर निकालें तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आयाम जो A1 और A2 आपके आएंगे वो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 और 1 आएंगे। फिर आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालना हो तो एक चीज़ याद रखना कि A1 + A2 का स्क्वायर कर दो बटे A1 - A2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 3 और 1 4 को जोड़ के 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, 3 में से 1 घटा के 2, 2 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसे कट करोगे तो 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जल्दी हो रहा है थोड़ा तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। ऑफलाइन में क्या रहता है कि आपको, ऑनलाइन में आप 10 बार देखो चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी नहीं आ रहा है, कमेंट करो, पर्सनली व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वहाँ से पूछो, क्या दिक्कत है। बस पढ़ो यार, सिलेक्शन लो और अपने जूनियर को सजेस्ट करो ये चैनल, बस मुझे मेरे लिए इतना कर देना। ठीक है, वी त्वरक विभव यानी कि एसिलेटेड पोटेंशियल वी है और उसमें एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा है, तो विभव 6b कर दें। अगर जो त्वरित विभव है वो 6b कर दें तब नई तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो सिंपली जो एक्स, मैंने आपको एक्स रे अलग से पढ़ाया पूरा एक्स रे अच्छे से, तो उसमें एक रिलेशन बताया था कि जो वेवलेंथ होती है 12,375/v, तो आप उसको यहाँ से दिख रहा है कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये 6b हुआ था तो ये λ/6 हो जाएगा। इनडायरेक्टली का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, ये भी याद रखना। किसी रेखीय एंटीना, देखो कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार व्यवस्था से क्वेश्चन आजकल आने लग रहे हैं, तो उसी में से क्या है कि एक रिलेशन ये भी याद रख सकते हो आप लोग कि जो उसका पावर यानी कि शक्ति रहती है वो वेवलेंथ पे किस तरह से डिपेंड करती है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। एक न्यूमेरिकल भी बहुत आता है कि एंटीना की हाइट दे देगा और रेंज पूछेगा कि कहाँ कहाँ तक वो एंटीना प्रसारित कर सकता है चीज़ों को, तो 2HR याद रखना कि ये अर्थ की रेडियस और हाइट रख के यहाँ से उसका पूरा रेंज निकलता है। तो ये आप संचार व्यवस्था भी मैंने अच्छे से पढ़ाया, आप सिंपली डालना यूट्यूब पे कम्युनिकेशन सिस्टम बाई लक्ष्य एयरफोर्स या एक्स रेज बाई लक्ष्य एयरफोर्स, जो भी चैप्टर है आप डालो, ज़्यादातर मैंने करा दिए। और एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग एक चीज़ नोटिस शायद कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, मैं आपको बता दूं कि 21 क्वेश्चन पे पहुंच गए हो आप लोग। देख रहे हो कि फिजिक्स फर्स्ट से यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर ये कैसा मॉक टेस्ट हुआ। अगर मॉक टेस्ट है तो ओवरऑल सारे ही क्वेश्चन हर चैप्टर को टच करना चाहिए एग्जामिनर। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट जो 11th का फिजिक्स है यानी कि जिसको आप भाग 1 कहते हो, उससे ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं करा चुका हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो प्लेलिस्ट में जाके आप मॉक टेस्ट का पोर्शन जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, तो उसमें आप 5 से 6 मॉक टेस्ट है और वो सारे ही मॉक टेस्ट करोगे तो उनमें जो फिजिक्स फर्स्ट का पोर्शन अधिक मिलेगा। और जितना अभी मैं करा रहा हूँ इस पर मैं फोकस मेरा सेकंड वाले भाग 2 पे है। तो आप क्वेश्चन का लेवल पे ध्यान रखो, ये मत सोचो कि यही सारे क्वेश्चन सेकंड के ही मिल जाएंगे या वो वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं आना, फर्स्ट भी आएगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं डिलीवर आप तक करना चाह रहा हूँ, तो वो मॉक टेस्ट के रूप में कर रहा हूँ, यानी कि 25 क्वेश्चन का सेट लेके। ठीक है, ये मत सोचना कि केवल सेकंड फिजिक्स से ही पूरा पेपर आता है, ऐसा नहीं है, बस आपको मैं सिखा रहा हूँ लर्निंग। ठीक है, मेरा मेन पर्पज़ जो मेन मोटो है वो आपको चीज़ों को सिखाना है मैक्सिमम। ठीक है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो फिजिक्स फर्स्ट के ऑलमोस्ट चीज़ें मैं करा चुका हूँ, इसलिए उनको अभी मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब ये सारे ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर, टेस्ला, तो इसका मात्रक होता है केवल वेबर। अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला जो है ये आपके किसके मात्रक होते हैं ये कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, कितनी तैयारी चले आप, मैं भी तो
देखता चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र ई और बी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होता है। फैक्ट है, याद रखना 90 डिग्री जो फेज डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो आपका जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यार गला सूखने लगता है वीडियो रिकॉर्ड करते करते। 23 क्वेश्चन है, व्यंजक म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दोनों की मात्रक पता होनी चाहिए। ये निर्वात की चुंबकशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि ये फैराड प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, इसका मात्रक क्या है। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, लैंग्वेज के साथ खेल दिया। वैसे तो मैं कई बार कुछ करा चुका हूँ। 1/√μ 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या निकलता है, प्रकाश की चाल निकलता है। और प्रकाश की चाल का क्या मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड। अब आप देखना, इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ पे वर्ग कर दोगे। अब ये 1 में है और यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये मतलब ऊपर जाएगा तो ये 1/c का स्क्वायर हो जाएगा। और 1/c का मतलब मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का उल्टा कर दो, यानी कि c इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। चीज़ें समझ में नहीं आई, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको 23वां समझ में नहीं आया, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, तो आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा आपकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी कम है, उसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। 24वां क्वेश्चन है, nवें कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग का आघूर्ण कितना होगा। NH/2 सीधा याद रखना। एक बोहर मैग्नेटोन का एक अभी मैंने फैक्ट बताया था, सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड था आई थिंक, और ये 24th है। ये दोनों ही याद रखना, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट जो फॉर्मूले होते हैं वो डिराइव आपने 12th में तो किए होंगे, लेकिन ऐसे अगर आप मेमोराइज़ कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम हॉल में, सीधा क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा यार, चलो ये इसको आप कमेंट में बताना कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में न्यूनतम कक्ष की ऊर्जा, यानी कि मिनिमम जो उसका ऑर्बिटल, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, अनंत, अधिकतम या न्यूनतम या शून्य। और गाइज प्लीज़ तुक्का लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। तुक्का स्पेशलिस्टों से मैं बहुत परेशान हूँ, कम्युनिटी पे क्वेश्चन करता हूँ वो तुक्का लगाने में पड़े हैं, जबकि मैं सारी चीज़ें ही करा चुका हूँ। तो प्लीज़ आप क्या है कि रिलेवेंट आंसर इसका कमेंट में करना, उसका रीज़न भी बताना, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जाके पहले पढ़ लेना चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, फिर उसके बाद बताना। बाकी आप फीडबैक देते रहना और मिलते रहेंगे, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। और यार इस लॉकडाउन को यूटिलाइज़ करो, हर वीडियो में बताता हूँ कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ये आप अगर इसको अच्छे से देखो तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकता है आपके लिए, अपकमिंग फ्यूचर के लिए। कोई बहुत सारी वैकेंसीज वो आती रहती हैं, अपने आप को कुछ नया सीखने में यूटिलाइज़ कर दो। ये लॉकडाउन आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग, स्टडी, आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो। और बाकी अपने फैमिलीज़ का भी ध्यान रखो, परिवार के साथ रहो। और इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और वीडियोज़ को लाइक एक ज़रूर कर देना। थैंक यू।